हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स में। आप सभी के लिए आज हम लाए हैं टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी सेमेस्टर 3 का बॉटनी माइनर का प्लांट टैक्सोनॉमी का जो रेस्ट पार्ट है, यानी रूल्स ऑफ ICN, दैट इज द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ICN। तो आज हम लोग देखते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है। टैक्सोनॉमी का जो आपका सिलेबस है उसमें हम लोग हायरार्की ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसके बारे में जिक्र किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 3 के लिए, जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ICN, यानी क्या नियम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर का, जो एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स का है, उसका क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल है, वो हम लोग आज देखते हैं। उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ICN। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ICN। ये ICN क्या है? पहले जो है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर था पहले, ये ICBN था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, जो कि बाद में चेंज हुआ। तो हम लोग पहले इसको नॉर्मली इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, ICBN के नाम से जानते हैं। ICBN जो है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ICBN क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, जो अभी ICN हो गया है। यानी कहने का मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि 2011 में जो मीटिंग हुई इंटरनेशनल कांग्रेस, बॉटेनिकल कांग्रेस का, उसमें ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर को चेंज करके ICN में बदल दिया गया। ICN वही, इसीलिए आपका जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ICN, यानी ICBN चेंजेज इनटू ICN इन जुलाई 2011, ये लिखा हुआ है, आगे हम लोग बताते हैं। अब इसमें क्या है कि ICN है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, यानी इसमें सभी का नामकरण किया गया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एल्गी का, फंजाई का और प्लांट्स का सभी का नेमिंग सिस्टम को बतलाता है, उनके नोमेनक्लेचर को दर्शाता है कि एल्गी का क्या नेमिंग सिस्टम होगा, एल्गी को कैसे हम नामकरण करेंगे, जो फंगस है यानी फंजाई है उसका नामकरण कैसे करेंगे, और जो प्लांट्स है उसका नामकरण कैसे करेंगे। बेसिकली हम लोग बॉटनी में, प्लांट टैक्सोनॉमी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एल्गी और फंजाई को भी कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे, इसके बारे में रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए ICN को इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो नोमेनक्लेचर हमारा वही है, नेमिंग, जैसा हम लोग पहले भी देखे कि इट इज गिविंग अ साइंटिफिक नेम, एक साइंटिफिक नेम देना, यूनिवर्सल नेम फॉर ए यूनिट, यानी एक ग्रुप, एक टैक्सॉन को, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज बीन गिवन बाय, यानी जो लागू किया गया ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स के द्वारा जो स्थापित किया गया नियम कानून है, उस प्रिंसिपल और रूल्स के तहत जब हम किसी भी टैक्सॉन का या ग्रुप का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। वही नेमिंग सिस्टम है, द गिविंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म
इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर, जो हम लोग यूज करते हैं टैक्सोनॉमी में। तो नोमेनक्लेचर में रूल्स के अनुसार, आईसीएन के रूल्स के अनुसार साइंटिफिक नेम देने की जो प्रक्रिया है या जो नियम है उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये द नेमिंग एक्टिविटी जो है, द नेमिंग एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स ICN, published by the International Association of Plant Taxonomy IAPT in July 2011 में कह रहा है कि नेमिंग एक्टिविटी जो भी ऑर्गेनिज्म का है, यानी नामकरण देने का जो ये एक्टिविटी है, ये कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है? ICN के कंट्रोल में, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, जिसका जो पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी IAPT के द्वारा इन जुलाई 2011 में। और ICN जो है इज फॉर्मली कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो पहले ICBN के नाम से जाना जाता था, वो 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लांट IAPT, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, यानी प्लांट टैक्सोनॉमी का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ICBN को चेंज करके ICN में बना दिया गया। नाउ ICBN इज चेंज टू ICN। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स बन गया है। इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हेल्ड एट मेलबोर्न इन जुलाई 2011 कॉल्ड मेलबोर्न कोड। तो मेलबोर्न को में जो 2011 में, जुलाई 2011 में जो मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी का, उसमें ICN बनाया गया, ICBN को चेंज करके, और उसको गाइडेंस दिया गया कि आप साइंटिफिक नेम डेवलप करने का रूल और रेगुलेशन के तहत आप काम कीजिए। तो ICN इसीलिए आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में, ICN के द्वारा स्थापित किया गया क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल है। और ये मेलबोर्न कोड में 2011 में जो बना था उसके तहत जो है इसको चेंज किया गया। इसको चेंज करके जो है आपको दिया गया ICN को, और वही रूल एंड रेगुलेशन बनाया इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स ICN। मेलबोर्न कोड के 2011 में जो मीटिंग हुआ उसमें चेंज करके उसको ICN बनाया गया। उसका रूल एंड रेगुलेशन के लिए जो है वो मानदंड माप तय किया गया, और वही निर्धारित करता है अब ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे निर्धारित होगा और कैसे उसका नोमेनक्लेचर तय होगा, उसका नेमिंग कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या नियम होंगे। तो मेलबोर्न कोड के बाद जो है आपको आगे जो है थोड़ा और हम लोग देखते हैं, कुछ और मीटिंग हुआ। ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ICBN, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट टैक्सोनॉमी का, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN का, यानी ICN जो बनाया, उसकी हर साल 6 महीने पर एक मीटिंग होती है, 6 साल पर एक मीटिंग होती है। हर एवरी 6 ईयर पर इनकी एक मीटिंग होती है जो अलग अलग जगहों पर होती है, और उसमें रूल और रेगुलेशन को फिर से उसको मापदंड को तय किया जाता है, और उसमें अगर कोई सुधार करने का है तो वो मीटिंग में तय होता है, और एवरी 6 ईयर्स पर ये बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, ICBN का, जो ICN संस्था बनाया है, तो वो अब ICN उसकी मीटिंग लगी 2011 के बाद। तो 2011 के बाद जो है कब मीटिंग हुई है ये आप देख लीजिए। 2011 में अगर 6 जोड़ दिया तो 2017 आता है। तो 2017 में एक और मीटिंग हुई है जो चाइना में हुई है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपको जुलाई 2011 के बाद 6 साल और जोड़िएगा तो एवरी 6 ईयर्स पर ये मीटिंग करते हैं। तो 2011 के बाद 2017 और 18 में जो है आपका एक और मीटिंग हुआ है। 2017 और 18 में एक और मीटिंग हुआ 17 में। मेलबोर्न कोड के बाद द कोड रिवाइड एट एवरी 6 ईयर्स बाय द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हर 6 साल के बाद जो है ये रिवीजन होता है,
उसमें उसके लिए मीटिंग होती है। तो 2011 के बाद आईसीएन बनने के बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स की जो मीटिंग हुई आईसीएन की, उसमें अब 2017 में फिर मीटिंग हुआ है। लेटेस्ट कोड वो दिया गया है, इज गिवन एट द चाइना समिट इन 2017-18 ऑफ द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस मीटिंग कॉल्ड शेंझेन कोड 2018। इसको शेंझेन कोड बोलते हैं, जो चाइना के शेंझेन शहर में 2017 में मीटिंग हुआ था। उसमें जो है आपको दिया गया 2017 में शेंझेन में ये मीटिंग हुआ था, इसलिए इसको शेंझेन कोड दिया गया। इसके पहले 2011 में जो मेलबोर्न में मीटिंग हुआ तो मेलबोर्न कोड उसको नाम दिया गया। तो ये कुछ जो बातें हैं ये आप समझ रहे हैं कि कब कब आईसीएन का इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स आईसीएन की मीटिंग हुई। अब हर 6 साल में, अब 17 के बाद जो है 2023 में मीटिंग होने वाली थी। 2023 में इसकी मीटिंग जो है आपका पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक आने के कारण, कोरोना वायरस का जो कोविड पेंडेमिक आ गया था उसके कारण जो है ये मीटिंग नहीं हुई थी। अभी जो अब इसको एक्सटेंड किया गया है, तो वर्तमान में अभी कोविड का पेंडेमिक नहीं है, लगभग सभी जगहों पर कोविड का केसेस नहीं है, अब शांत हो गया है। तो अब जो है इसकी मीटिंग 2024 में, इन द ईयर ऑफ 2024, यानी कहने का मतलब कि 2024 में आईसीएन की मीटिंग जो है, अब आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, इसको आप लेटेस्ट बना सकते हैं। ये जो वर्तमान में 2024 साल जो चल रहा है, इसमें इसकी मीटिंग 6 साल 23 में होने वाली थी, वो एक्सटेंड करके 2024 में होगी। और ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होगी। मैड्रिड, वो हम लोग आगे हमने आपको स्लाइड में दिया है कि मैड्रिड में होगी, जिसको मैड्रिड कोड कहेंगे। तो जो लेटेस्ट कोड आएगा वो मैड्रिड कोड कहलाएगा, जो अभी 2024 में स्थापित होगा। अब हम लोग, ये तो बातें हो गई आईसीएन के बारे में। आईसीएन हर 6 साल पर अपना एक कोड देता है, अपना मीटिंग करता है, उसमें अपने आप को रूल्स और रेगुलेशन को जो है वो उनका मतलब एक तरह से उन पर विचार करता है, मीटिंग में उस चर्चा होती है। उसके बाद जो है अगर कुछ और अमेंडमेंट होता है, कुछ और संशोधन होता है तो उसको जोड़ा जाता है, फिर आगे कंटिन्यू, फिर 6 साल में बैठते हैं। तो उन्होंने क्या तय किया है, जो आईसीएन का क्या प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो उसमें था प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन। आईसीएन का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड आईसीएन, ने जो प्रिंसिपल बनाए हैं उसके प्रमुख प्रिंसिपल 6 हैं। 6 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल 5 एंड प्रिंसिपल 6। और प्रिंसिपल जो है वो बदलते नहीं है, रूल्स आपका बदलता है लेकिन प्रिंसिपल आपका फिक्स रहता है। तो अगर आपको परीक्षा में प्रिंसिपल 3 पूछता है तो आपको प्रिंसिपल 3 ही लिखना होगा। अगर प्रिंसिपल 4 पूछा जाता है तो आपको प्रिंसिपल 4 ही लिखना होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो है वो बदलता नहीं है, आपका बदलता है रूल्स। तो इसलिए जो आईसीएन के प्रिंसिपल हैं वो कुल आईसीएन के 6 प्रिंसिपल हैं। देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन, यानी आईसीएन के कुल 6 प्रिंसिपल हैं। उन 6 सिद्धांतों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के नाम से देखना है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। वो दिया हुआ है। देखिए, यह आ गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन। आईसीएन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें टोटल देयर आर 6 प्रिंसिपल गिवन बाय द आईसीएन। आईसीएन के द्वारा जो है 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, देयर आर 6 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द
इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, आईसीएन का, वो 6 प्रिंसिपल को दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करते हैं, विच आर एज फॉलोज। जो पहला है वो है प्रिंसिपल 1। ये प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, इसको देखिए। और हमने आपको पहले भी बताया कि रूल्स बदल सकता है, प्रिंसिपल नहीं बदलता है। तो अगर आपका प्रिंसिपल 1 है तो वो प्रिंसिपल 1 वही होगा जो कि निर्धारित है, इसलिए आप अगर प्रिंसिपल 1 बोलता है तो आपको हूबहू लिखना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल 1 है वो क्या कहता है, इसको देखिए। चलिए, ये है प्रिंसिपल 1, जिसमें हम लोग जो प्रिंसिपल आईसीएन के द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, जो आईसीएन के द्वारा 6 प्रिंसिपल बनाए गए, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें डिवीजन 1 में आपका प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, इसको देखिए। 6 प्रिंसिपल में ये पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1, द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड प्रोकैरियोटिक नोमेनक्लेचर। कह रहा है कि जूलॉजी का अपना अलग है, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर जूलॉजिकल, यानी फॉर जूलॉजी है, फॉर बॉटनी ये आईसीबीएन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये पहला नियम कहता है कि द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड प्रोकैरियोटिक नोमेनक्लेचर। ये जियोलॉजिकल और प्रोकैरियोटिक नोमेनक्लेचर पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसका अपना बोटेनिकल है। तो पहला है कि द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जियोलॉजिकल एंड प्रोकैरियोटिक नोमेनक्लेचर, इससे ये अलग है, ये स्वतंत्र है। दिस कोड applies equally to names of taxonomic groups treated as algae, fungi or plants, whether or not these groups were originally so treated। कह रहा है कि पहले तो ये एक ही में मिला हुआ था, लेकिन अब जो आईसीएन बनाया गया है वो सिर्फ एल्गी, फंजाई और प्लांट्स का रूल एंड रेगुलेशन को तय करता है, उनके नोमेनक्लेचर को तय करता है। ये जूलॉजिकल और प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल्स का जो नोमेनक्लेचर है उस पर यह निर्भर नहीं है, उस पर यह आधारित नहीं है। तो पहला नियम यह कहता है कि इसका स्वतंत्र एक नियम है जो कि देता है, कोड अप्लाई करता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ट्रीटेड एज एल्गी, फंजाई और प्लांट्स, वेदर और नॉट दिस ग्रुप्स वेयर ओरिजिनली सो ट्रीटेड। पहले जिस रूप में ये था नहीं था उसके बारे में जिक्र नहीं है, ये अब जो है ये नया आपको सिर्फ प्लांट्स, एल्गी और फंजाई के रूप में ये नियम को लागू किया गया है। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ये जूलॉजिकल और प्रोकैरियोटिक नोमेनक्लेचर से स्वतंत्र है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पहला नियम था। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आईसीएन। अब प्रिंसिपल नंबर 2 जो है आपका क्या कहता है, इसको देखिए। प्रिंसिपल नंबर 2, ये प्रिंसिपल नंबर 2 है आपका, जिसमें आपका जिक्र है इसका, द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचरल टाइप। यानी जो भी नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आएगा, चाहे वो एल्गी का हो, चाहे वो फंजाई का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, वो डिटरमाइंड बाय द नोमेनक्लेचरल टाइप। नोमेनक्लेचरल टाइप का रहा है, नोमेनक्लेचरल टाइप यानी वो किस प्रकार का प्लांट है, किस प्रकार का एल्गी है, किस प्रकार का फंजाई है, उसका साइंटिफिक नेम वो तय किया जाएगा उसके टैक्सोनॉमिक ग्रुप के आधार पर, कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके आधार पर उसका नाम को तय किया जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल है। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 2। तो प्रिंसिपल नंबर 2 में आपको यही लिखना है, जो प्रिंसिपल दिया वही आपको लिखना है। अगर प्रिंसिपल 2 पूछता है तो द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचरल टाइप्स।
उसके बाद है आपका थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल 3। प्रिंसिपल 3 क्या कहता है? प्रिंसिपल 3 में द नोमेनक्लेचर ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप is based upon priority of publication. The nomenclature of a taxonomic group is based upon priority of publication. अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब है कि अगर कोई एक साइंटिस्ट है या कोई एक रिसर्च वर्कर है, वो उसने कुछ अपना रिसर्च किया, कुछ जर्नल जो है वो खोजा, अपने जर्नल में, अपने रिसर्च में उसने कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कवर किया, और वो जो रिसर्च किया उस रिसर्च को उन्हें रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद उसको मान लीजिए जुलाई 2023 में उसने रिटर्न किया। एक रिसर्चर है ए, एक रिसर्चर बी है जिसने भी अपना रिसर्च वो भी तैयार किया, और वो अपना रिसर्च जो है मान लीजिए सितंबर में लिखा, सितंबर महीने में, ये जुलाई में लिखता है और ये सितंबर महीने में रिटर्न किया। अपना जो भी रिसर्च वर्क है, जो भी अपना खोज है, ये जो भी अपना वो उसका वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट का चल रहा है, वो उसको रिटर्न किया। अब ये पब्लिश्ड होगा तो जर्नल में जाएगा, वो तो पब्लिश्ड होकर सब लोगों के सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि क्या नियम है, क्या रूल बनाया है, क्या उसका प्रमाण दिया है। तो रिसर्चर ए जो है वो लिखा तो पहले जुलाई में, लेकिन अगर ये मान लीजिए पब्लिश किया दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में ये पब्लिश किया, 2023 में, दिसंबर 23 में ये पब्लिश करवाया, और जो साइंटिस्ट बी है इसने अपना जर्नल बाद में लिखा, सितंबर में लिखा, लेकिन ये अक्टूबर में ही अपना पब्लिश करवा दिया 2023 में। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जो पहले पब्लिश कराया है। भले ये खोजा था पहले, लेकिन उसका तो रिटर्न में पब्लिश नहीं ना हुआ, तो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन उसको दिया जाएगा, यानी कि जिसका जर्नल रिटर्न में सबसे पहले पब्लिश हो जाएगा। भले वो पहले कोई खोजा हो, लेकिन रिटर्न में वो बाद में आएगा तो उसका नहीं मान्यता होगा। जो रिटर्न में सबसे पहले आएगा उसी को प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन दिया जाएगा, यानी जो पहले पब्लिश हो जाएगा। भले वो बाद में ही खोजा है तो क्या हुआ, लेकिन वो तो रिटर्न कर दिया तुरंत और उसका पब्लिश हो गया पहले। जो पहले खोजा था उसका वैसे ही रह गया, वो पब्लिश नहीं कर पाया। जो बाद में खोजा वो पहले ही पब्लिश करवा दिया। तो यहां पर प्रायोरिटी उसको मिलेगा जिसका पब्लिकेशन पहले हुआ है, यानी जो अपना जर्नल पहले पब्लिश कर दिया है, और बाद वाला का नंबर नहीं आएगा, बाद वाला पीछे हो जाएगा। तो जो अर्लियर होगा, जो सबसे पहले पब्लिश करवाएगा, उसी को प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन मिलेगा। तो रूल 3 प्रिंसिपल 3 जो है आपका यही कहता है, द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। जो भी नोमेनक्लेचर के लिए रूल निर्धारित किया जाएगा, जो भी पब्लिकेशन में आएगा, अगर जो पहले पब्लिकेशन होगा उसी को प्रायोरिटी मिलेगा, उसी को प्राथमिकता मिलेगा, वही पहले आएगा। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 क्या कहता है। प्रिंसिपल नंबर 4 में आपको क्या बतला रहा है आईसीबीएन का प्रिंसिपल नंबर 4। तो प्रिंसिपल नंबर 4 में हम लोग आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 ये है, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विथ ए पार्टिकुलर circumscription, position and rank can bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the rules except in specified cases। कुछ खास कर छोड़ दे। कहने का मतलब ये है कि जितना भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसका एक अपना पोजीशन और रैंक है। मान लीजिए वो फैमिली में है, वो ऑर्डर में है, वो जीनस में है, वो स्पीसीज में है, तो जिस भी पोजीशन का एक नाम दिया गया है उसका एक और केवल एक ही करेक्ट नेम होगा, जो कि यूनिवर्सली होगा।
किसी दूसरा नाम से वो नहीं जाना जाएगा। तो एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक करेक्ट नेम होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल 4 कहता है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विथ ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक में जो भी टैक्सॉन वो बियर कर रहा है, चाहे वो किंगडम हो चाहे वो फाइलम हो, तो जिस फाइलम में उसका जो नाम है वो एक ही करेक्ट नेम होगा, दूसरा नाम नहीं होगा। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 4। प्रिंसिपल 5 जो है हमारा क्या कहता है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। तो हम लोग का जितना भी साइंटिफिक नेम है टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, जो हम नोमेनक्लेचर में नामकरण करेंगे, वो लैटिन वर्ड में होगा, क्योंकि लैटिन भाषा जो है वो आउटडेटेड है, मतलब डिलीटेड लैंग्वेज है, उसमें अब कोई नया चीज नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए जो भी साइंटिफिक नेमिंग किया जा रहा है वो लैटिन वर्ड में ही किया जाएगा, वो लैटिन वर्ड में ही दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर अब बदलेगा नहीं। तो जो भी नोमेनक्लेचर का साइंटिफिक नेम होगा, नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन, तो वो लैटिन भाषा में ही होगा। ये प्रिंसिपल 5 कहता है कि जितना भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का आप नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, वो सभी लैटिन भाषा में करेंगे। आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। जो भी जहां से भी वो आया है, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड या इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम जो भी वर्ड है आपका लैटिन, वो लैटिन में ही नामकरण होगा, तो उसको नामकरण हमको लैटिन में करना है। तो ये आप समझ गए, इसका हम लोग जिक्र कर लिए प्रिंसिपल 5 का। और लास्ट में जो है प्रिंसिपल 6 जो बोलता है कि द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। यानी वो एक यूनिवर्सली डिस्क्राइब होता है, वो बृहद मायने में अपने आप को व्यक्त करता है, और वो एक करेक्ट आंसर हो, करेक्ट नेम होगा, और वो सब जगह मान्य होगा। उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्सल के रूप में। तो जो रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड, उसको हम लोग लिमिटेशन ना करें तब तक तो वो वही होगा। तो ये सब 6 रूल्स था, 6 प्रिंसिपल्स था आईसीएन का, जिसको हम लोगों ने जिक्र किया। अब जो है इसमें कुछ आईसीएन ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जो नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, आईसीएन आईसीबीएन से बदल के जो आईसीएन हुआ, उसका कुछ 1-2 और उसमें डिवीजन है। जो डिवीजन 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल देखा, तो डिवीजन 2 में उसका कुछ और जिक्र है जिसको हम लोग समझते हैं। तो ये डिवीजन 2 में डिवीजन 2 में इसका एक और है जो आप समझिए। डिवीजन 2 में रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है। जैसे हमने पहले ही बताया कि रूल्स बदल सकता है, प्रिंसिपल बदल नहीं सकता है। प्रिंसिपल को आपको हूबहू 6 प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल को लिखना है। रूल्स और रिकमेंडेशन माने उसमें कुछ रिकमेंड किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, यानी उसमें सुधार हो सकता है, उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज भी ला सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल में नहीं ला सकते हैं। तो प्रिंसिपल तो 6 देख लिए। अब डिवीजन 2 में रूल्स एंड रिकमेंडेशन है। तो ये क्या कहता है, इसको जरा समझिए। रूल्स एंड रिकमेंडेशन जो है ये 6 फॉर्मली 6 चैप्टर में था, यानी 6 हिस्से में था, लेकिन अभी जो ये 8 बन गया है, माने 7वां और 8वां भी एक बाद में जुड़ा गया है, फंजाई का और एक और आपका हाइब्रिड का। तो वो टोटल ये आपको 8 हो गया है। तो ये 8 चैप्टर में बटा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। पूरा को हम एक जगह करते हैं, उसके बाद आप इसको देखिए। ये डिवीजन
2 में रूल्स एंड रिकमेंडेशन में चैप्टर 1 में है टैक्सा एंड दियर रैंक्स। ये आर्टिकल 1 से 5 तक दिया हुआ है। टैक्सा एंड दियर रैंक में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो टैक्सा है यानी कि सब हम लोग फाइलम से लेकर के स्पीसीज तक का बात करते हैं। किंगडम भी है, फाइलम है आपका, उसके बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो हर टैक्सॉन एंड दियर रैंक्स ये चैप्टर 1 में वर्णित है, जिसमें आपको टैक्सोनोमिक ग्रुप्स एनी रैंक वेल इन दिस कोड बी रेफर टू एज टैक्सा, सिंगुलर टैक्सोन बोलते हैं उसको। एक एक रैंक को बताया गया है, एक एक रैंक के बारे में जिक्र है। चैप्टर 2 में जो है आपका स्टेटस, टाइपिफिकेशन एंड प्रायोरिटी ऑफ नेम्स, यानी नेम्स कौन सा नेम्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे उसके बारे में जिक्र है। फिर चैप्टर 3 में जो कि 6 से 15 है, चैप्टर 3 में आपका नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सा अकॉर्डिंग टू दियर रैंक है, यानी हर टैक्सा का माने हर ग्रुप का तो एक एक नाम है, फैमिली में भी नाम है, जीनस में भी नाम है, स्पीसीज में भी नाम है, तो उसका रैंक के आधार पर क्या नाम है आर्टिकल 16 से 28 तक में वर्णित है। फिर इफेक्टिव पब्लिकेशन, कब उसको पब्लिकेशन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को, इसके लिए चैप्टर 4 में आर्टिकल 29 to 31 है। उसके बाद जो है आपका चैप्टर 5 में वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम्स आर्टिकल 32 से 45 में है। उसके बाद चैप्टर 6 में जो है आपका साइटेशन है, ये आर्टिकल 46 से 50 तक है। चैप्टर 7 में आपका रिजेक्शन ऑफ नेम है। अगर मान लीजिए कि आईसीएन जो नेमिंग करता है, अगर वो किसी नाम को रिजेक्ट करता है, किसी नाम को हम लोग यूनिवर्सली नहीं पाते, किसी भी कारण से वो रिजेक्ट होता है, तो उसका रिजेक्शन किन कारणों से किया गया, क्या उसका रूल है, तो वो रिजेक्शन रूल का भी वर्णन जो है आपका रूल एंड रिकमेंडेशन किया जाएगा, जो कि चैप्टर 7 में दिया गया है। आर्टिकल 51 से 59 तक उसमें वर्णन है, उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो है आपका चैप्टर 7 में रिजेक्शन ऑफ नेम था। चैप्टर 8 में जो है आपका ऑर्थोग्राफी एंड जेंडर ऑफ नेम्स है, कि जो नेमिंगकरण किया गया है उसका क्या जेंडर है, उसके बारे में जिक्र है ये आपका। फिर चैप्टर एफ जो है, यानी 8 चैप्टर था, 2 चैप्टर और जुड़ा, तो 8वां में आपका नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड एज फंजाई, जो फंजाई का नामकरण जो किया गया, जो कि आईसीएन में वो भी जुड़ गया है, प्लांट भी जुड़ गया, फंजाई भी जुड़ गया है, एल्गी भी जोड़ा गया है, तो उसका नामकरण करने के लिए चैप्टर एफ है। एफ फॉर फंजाई, उसको मिलता जुलता नाम से दिया गया है। उसके बाद जो है आपका ये आर्टिकल F1 to F9 है, आर्टिकल 60 to 62 तक था। उसके बाद जो है चैप्टर एच में नेम्स ऑफ हाइब्रिड्स, जो मिक्सअप करके कैरेक्टर आए हैं उनके बारे में जिक्र है। तो ये सब चैप्टर 1 से लेकर के 8, 9, 10 तक, ये 10 चैप्टर है, रूल्स एंड रिकमेंडेशन के तहत ये दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और डिवीजन है, डिवीजन थर्ड। डिवीजन थर्ड में क्या है, वो आईसीएन ने डिवीजन थर्ड में भी तय किया, प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड, यानी अगर हम कोड बनाते हैं, मेलबोर्न कोड, मैड्रिड कोड आपका जो बनेगा, ये कोड जो है उसका क्या प्रोविजन होगा फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड, कोड को क्या चलाएंगे। तो प्रोविजन 1 जो है आपका जनरल प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड, ये इसमें प्रोविजन 1 में दिया है कि क्या प्रोविजन लगाएंगे कोड के को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या प्रोविजन लगा रहे हैं। उसके बाद है प्रोविजन 2 में प्रोपोजल्स टू अमेंड द कोड, कोई ऐसा नया प्रोपोजल आया, मतलब नया प्रस्ताव आया, प्रोपोजल का मतलब है प्रस्ताव, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करने का, मॉडिफाई करने का, उसमें कुछ परिवर्तित करने का। तो अगर कोड में सुधार करने का अगर प्रस्ताव आया है तो वो भी प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड, ये मीटिंग में तय हुआ है तो उसका भी कुछ जिक्र होगा। ये प्रोविजन 2 में है कि कुछ सुधार करना है तो कुछ नया सुधार कीजिए, कुछ नई मीटिंग, कुछ नई बातें आई तो उसको रखेंगे। उसके बाद प्रोविजन 3 में है आपका इंस्टीट्यूशनल वोट्स,
यानी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ अगर बातों को पास करना है तो उसके लिए वोटिंग होगा, उसके लिए लोग आपस में भाग लेकर के कुछ तय करेंगे। उसके बाद है नोमेनक्लेचर सेक्शन, नेमिंग के लिए क्या हम लोग तय करते हैं मापदंड, नोमेनक्लेचर नेमिंग साइंटिफिक नेम के लिए, ये प्रोविजन 4 में है। प्रोविजन 5 में प्रोसीड्योर एंड वोटिंग एट द नोमेनक्लेचर सेक्शन, नोमेनक्लेचर सेक्शन में भी नेमिंग करने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें वोटिंग के आधार पर यह तय होगा, मापदंड के आधार पर कि क्या हम लोग नया चेंज कर सकते हैं या कुछ उस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाना है। उसके बाद प्रोविजन 6 में है आफ्टर ऑन इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, ये इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के ऊपर दिया गया है कि वो उस प्रस्ताव को किस तरह से लागू करता है। प्रोविजन 7 में है परमानेंट नोमेनक्लेचर कमेटी भी एक बनाया गया है जो अस्थायी रूप से काम करती है साइंटिफिक डेवलपमेंट करने का, नेमिंग करने का, वो प्रोविजन जो है आपको 6 में है बोटेनिकल कांग्रेस का। 7 में परमानेंट नोमेनक्लेचर कमेटी भी है जो कि देखती है कि अस्थायी रूप से हम साइंटिफिक नेमिंग का काम को वो देखती है और उसमें अगर कोई चेंज है तो उसको भी वो चलाती है। उसके बाद जो है आपका प्रोविजन 8 है। प्रोविजन 8 में क्या कहता है, तो प्रोविजन 8 जो है वो प्रोपोजल टू अमेंड द कोड रिलेटिंग स्लोली टू नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड एज फंजाई। तो प्रोविजन 8 में एक प्रोपोजल जो है वो फंजाई ग्रुप जुड़ा है, तो उसमें भी अगर कुछ चेंज करने की बात आती है तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है चेंज हो सकता है। इसके अमेंडमेंट कोड से संबंधित फंजाई वर्ग के लिए जो प्रोविजन 8 बना है उसको जोड़ा गया है, क्योंकि आईसीएन में फंजाई और प्लांट्स के अलावा आपका एल्गी भी जुड़ गया, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स तीनों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो है आपका जो बातें हमने पहले बताई थी उसी के बारे में जिक्र है, जो आप अपने उत्तर में उसको एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, शेंजन कोड अभी वर्तमान में चल रहा है। ये शेंजन कोड जो है ये चाइना के शेंजन प्रांत में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल एसोसिएशन आईसीबीएन की बैठक हुई थी, आईसीबीएन का, उसमें ये तय किया गया था। लेटेस्ट शेंजन कोड अभी चलता है, एडॉप्टेड बाय द 19th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस व्हिच इज हेल्ड एट शेंजन चाइना इन जुलाई 2017। अभी तक जो लेटेस्ट मीटिंग हुआ था 11 के बाद 6 साल बाद 2017 में हुआ है, अब 2023 में होने की बात थी, तो कोविड पैंडेमिक के कारण वो मीटिंग नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस की जो हर 6 साल में मीटिंग हो रही है आईसीबीएन का यानी आईसीएन का, वो अब 2024 में होगा। इसको देखिए तो यही लिखा हुआ है कि जो आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, शेंजन कोड अभी चल रहा है, अडॉप्टेड बाय द 19th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस शेंजन चाइना में। तो ये शेंजन कोड है 2018 का, 2017-18 का, वो हमने पहले भी लिखा आपको। अब द रिसेंट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस वाज लाइकली टू बी हिल्ड ऑन 2023, जो होने वाला था आफ्टर 6 years फ्रॉम 2070, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक इट डज नॉट टेकन प्लेस। लेकिन कोविड पैंडेमिक होने के कारण ये नहीं हो पाया। अब क्या है कि जो द करेंट, जो अभी वर्तमान में मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस इज प्रोपोज्ड टू बी हेल्ड एट मैड्रिड एंड इज कॉल्ड मैड्रिड कोड। तो जो वर्तमान में 2024 में जो बोटेनिकल कांग्रेस की, जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस यानी आईसीएन की जो मीटिंग प्रस्तावित है, वो मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होगा और उसको मैड्रिड कोड के नाम से जाना जाएगा, एंड विल कॉल्ड, और उसको आप जानते हैं मैड्रिड कोड के नाम से उसका नामकरण होगा। यह प्रस्ताव पारित हो गया। तो 2024 में 6 वर्ष क्या, अब तो ज्यादा हो गया, 23 ही था, 1 साल लेट से, वो पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण ये हो रहा है। फिर अगला जो है आपका 2024 में 2030 में होगा। तो ये हर 6 साल में जो है आईसीएन की मीटिंग होती है और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है उस प्रस्ताव, जो भी नियम और कानून है, उस प्रस्ताव को पुनः उसको देखा जाता है, उसका रिफॉर्म को अध्ययन किया जाता है और उसमें कुछ नया अगर प्रस्ताव आता है तो उसको चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट भी किया जाता है,
उसके लिए अलग कमेटी है, उसका अलग निर्धारण है, परमानेंट कमेटी भी है, और उसके बाद जो है नए नियम और रूल को, प्रस्ताव को फिर से नए रूप में पेश किया जाता है। तो ये सब बातें जो है हम लोगों ने देखा आज के अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो क्लास में, कि कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन को डिफाइन किया गया है। 6 प्रिंसिपल है आईसीएन का, वो 6 प्रिंसिपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आपको हुबहू लिखना है। और रूल्स कैन बी चेंज, रूल को बदला जा सकता है, रूल आप बदल सकते हैं, प्रिंसिपल वही है। 6 प्रिंसिपल है। रूल और रिकमेंडेशन के बारे में जिक्र हम लोगों ने किया, और जो रिफॉर्म था उसको भी हम लोगों ने जिक्र किया। होप आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से उसको आप पढ़ करके अपने एग्जाम में इसको लिख भी पाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।